नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है गुलिवर की यात्राएं बौनों के देश में। पिछले कई घंटे पानी में रहने के कारण जैसे ही सूरज निकला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सूरज की गर्मी से बहुत राहत मिली। चारों ओर धूप ही धूप थी। कितनी देर तक मैं धूप में लेटा रहा। जब मैंने हिलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरे शरीर का एक भी अंग नहीं हिल रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर जमीन में खूंटियां गड़ी है और मेरी छाती के ऊपर असंख्य मजबूत धागे तने हुए हैं। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरे पूरे शरीर को धागों से बांधकर धागों के सिरों को भी जमीन में गड़ी खूंटियों से बांधा गया था। चाहकर भी मैं अपने शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला सकता था। मेरे सिर के बालों में भी धागों का जाल बड़ी बारीकी के साथ पिरोया गया था। हाथ पैरों के साथ साथ मैं अपने सिर को भी नहीं हिला सकता था। मैं सोच में पड़ गया कि रात तो मुझे यहाँ कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य दिखाई नहीं दिया, परंतु वे कौन लोग थे जो मुझे यहाँ इस तरह बांध कर चले गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरा कौन शत्रु है जिसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मैं सोच ही रहा था कि यह सब मेरे साथ कैसे और कब हुआ। तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मेरे मस्तिष्क में उथल पुथल मच गई कि ये आवाज़ें किसकी हो सकती है। मैं सोचने लगा कि ये आवाज़ें न तो लहरों की है और न ही तूफानों की, क्योंकि उस समय तूफान थम चुका था। उन आवाज़ों के विषय में सोच ही रहा था कि तभी एक छोटा सा कीड़ा मुझे अपने पैरों पर घूमता हुआ महसूस हुआ। वह कीड़ा धीरे धीरे चलता हुआ मेरे छाती के ऊपर से होकर थोड़ी के नीचे खड़ा हो गया। जब मैंने नजरें झुकाकर देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना रहा। मेरे थोड़ी के नीचे जीता जागता 4 इंच का इंसान खड़ा था, जिसे हम खिलौना भी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह एक बौना इंसान था जो मेरे छाती पर खड़ा था। उस बौने की कुल लंबाई मेरे उंगली से अधिक नहीं थी। उसके हाथ में तीर कमान था, कपड़े सिलने वाली सुई के बराबर तीर और नन्ही सी कमान थी। उसकी कमर के पीछे छोटा सा तरकस था जो छोटे छोटे तीरों से भरा हुआ था। मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई जब उस बौने ने अपने छोटे छोटे हाथ से कुछ इशारा किया और 50 बौने मेरे छाती पर चढ़ गए। इतने सारे बौनों को देखकर मैं घबरा गया और बेबस होकर सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा। मैंने अपने हाथ से बौनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बुरी तरह से डरकर भागने लगे। उन्होंने मेरे शरीर को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन सब ने इकट्ठे होकर मुझ पर हमला बोल दिया। उन्होंने मेरे चेहरे पर नुकीली सुइयों की वर्षा कर दी। हजारों बौनों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और तीर भालों से मेरे ऊपर प्रहार करने लगे। संयोग से उस दिन मैंने खाल की बनी जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उनके भाले जैकेट को पार पार करके मेरे शरीर को छलनी न कर सके। उनका मुकाबला करने में मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने चुपचाप लेटे रहने में ही अपनी भलाई समझी। बहुत सोच विचार के बाद मैं लेट गया। मैंने सोचा कि मुझे शांत देकर शायद ये लोग प्रहार करना बंद कर दे। रात जब ये लोग इधर उधर चल जाएंगे तो मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे ही मैंने हिलना डुलना बंद किया तो बौनों ने भी प्रहार करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में मुझे ठोक पीट की आवाज़ें आने लगी। वे लोग एक मंच बना रहे थे। वो मंच मेरे सिर के बराबर ही ऊंचा था। मंच बनाने का काम सैकड़ों बौने कर रहे थे। कुछ ही देर में सब बौनों ने मिलकर एक सुंदर सा मंच तैयार कर दिया। वो सीढ़ी की सहायता से 4 बौने मंच पर चढ़ गए। तीनों की वेशभूषा एक जैसी थी। उनमें एक राजपुरुष लग रहा था। उनकी वेशभूषा बहुत सुंदर और सबसे अलग थी। राजपुरुष का कद बाकी बौनों के करीब 2 फुट अधिक था। तीनों बौनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे राजसेवक हो। एक बौना राजपुरुष के इधर उधर हाथ बांधकर इस प्रकार खड़ा था जैसे राजपुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो राजपुरुष मंच के चारों ओर खड़ी भीड़ को भाषण दे रहा था। उसका हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, कभी आवाज़ को तेज तो कभी धीमे करना यह सिद्ध कर रहा था कि वो भाषण देने में बहुत निपुण था। उसकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जोश में आकर किसी को धमकी दे रहा हो। कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो हौसला बढ़ाने के लिए ही जोर से बोल रहा हो। वो कभी तो इतने धीरे से बोलता कि उसके हृदय में मेरे लिए दया की भावना कैसे उत्पन्न हो गई। शायद उसका हृदय पसीज गया था। मैं चुपचाप लेटा हुआ उस राजपुरुष का भाषण सुनता रहा। जैसे ही उसका भाषण समाप्त हुआ तो हजारों बौनों मेरे पास आकर मेरे बंधन खोलने लगे। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा था कि इन बौनों के हृदय में मेरे लिए दया की भावना कैसे उत्पन्न हो गई। जो बौने कुछ देर पहले मेरे ऊपर तीर और भालों की वर्षा कर रहे थे वे अब मुझ पर दया क्यों दिखा रहे हैं। उस समय मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। जब मैंने उनकी भाषा नहीं समझ रहा था तो वे मेरी भाषा कैसे समझ मैं उन्हें अपनी बात कैसे समझाऊँ, यह बहुत बड़ी समस्या थी।
मैं उन्हें समझाने के लिए अपना हाथ मुंह तक लेकर गया। बौने बड़े बुद्धिमान थे, वे तुरंत समझ गए कि मैं उनसे खाने के लिए भोजन मांग रहा हूँ। कुछ बौनों ने मेरा संदेश अपने नेता तक पहुंचा दिया। नेता की आज्ञा मिलते ही वे बौने इधर उधर भागने लगे और मेरे खाने का बहुत सारा सामान ले आए। उन बौनों की नज़र में मेरा शरीर बहुत विशाल था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा भोजन से तो पेट मेरा भरेगा ही नहीं, इसलिए वे सब कई बार जाकर भोजन लाए। वो भोजन उनके लिए बहुत अधिक था, परंतु सोचने की बात यह थी कि वो अपने छोटे छोटे हाथों से कितना भोजन ला सकते थे। मैंने कई थाली और टोकरियाँ तो अपने एक ही कौर में ख़त्म कर दिया। वे भाग भाग कर भोजन ला रहे थे और मैं जल्दी जल्दी खा रहा था। मुझे भोजन करते हुए देखकर बौनों को बहुत आश्चर्य हो रहा था। इसके बाद मैंने उनकी ओर पीने का इशारा किया। वे तुरंत भागकर शराब से भरी मशक ले आए। उनकी मशक देखने में पानी से भरे गुब्बारे के बराबर थी। मुझे इतनी ज़ोर से प्यास लग रही थी कि मैंने 3-4 मशक पी गया। फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझ सकी। मेरे खाना खाते ही वे खुशी से चिल्लाने लगे और मेरे चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगे। उन बौनों ने पहले मुझे खाली मशक को नीचे फेंकने के लिए इशारा किया और बाद में अपने साथियों को दूर हटने का इशारा किया। यदि मशक उनके ऊपर गिर जाती तो वो बुरी तरह घायल हो सकते थे। उन बौनों द्वारा की गई नुकीली तीरों की बारिश याद आती तो मुझे बहुत क्रोध आता था। मेरी इच्छा होती कि एक साथ सैकड़ों बौनों को उठाकर जमीन पर पटक दूं। लेकिन फिर मुझे याद आया, यदि इन सब बौनों ने मिलकर मुझ पर हमला बोल दिया तो मैं बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि मुझे बौनों के उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए। इन बेचारों ने मुझे भोजन और पानी देकर मेरी सहायता की है। यदि इस सुनसान जगह में मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाता। जब मेरा पेट भर गया तो मैं बौनों के सरदार से मुझ पर हाथ से इशारे से कुछ कहा। उनके इशारों से मैंने यही अर्थ निकला कि वे मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। वह स्थान भी थोड़ी ही दूर पर था। मैंने भी बौनों को हाथ के इशारे से समझा दिया कि वो जो कुछ ठीक समझे वही करे। उनके कुछ भी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बौनों ने मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया। पहले की तरह मैं अब भी उनका बंदी था। सिर्फ खाना खाने के लिए बौनों ने मेरे बंधन ढीले किए। उन्होंने पूरी तरह मुझे आज़ाद कर दिया। अभी मुझे अपने राजधानी ले जाना चाहते थे। शायद बौने ये समझ रहे थे कि मैं उनके तीर और भालों से डर गया हूँ और पूरी तरह उनकी दया पर निर्भर हूँ। वे स्वयं को मुझसे अधिक शक्तिशाली समझ रहे थे। उनके दिमाग में मुझसे उन्हें कोई डर नहीं था। उन्होंने दया दिखाते हुए मेरे घाव पर मरहम लगाया। मरहम लगाने से मुझे बहुत चैन मिला। इसके बाद उन्होंने मुझे पीने की दवा दी। मैंने सोचा कि इस दवा से मेरे जख्म ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने वह दवा चुपचाप पी ली। पीने के बाद मुझे पता चला कि वो कोई नशीली पेय पदार्थ है, जिसके गले में उतरते ही मेरी आंखों में बंद हो गई और मैं बेहोश होता चला गया। धन्यवाद।